तो हेलो फ्रेंड, मैं राहुल शर्मा बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे। तो हमने इससे पहले जो अपनी 2 पार्ट पे वीडियो थी, इसमें पहले पे हमने थॉमसन का परमाणु मॉडल डिस्कस करा और फिर हमने रदरफोर्ड का और दोनों की कमियाँ। ठीक है, तो रदरफोर्ड के मॉडल में भी कमियाँ थी, जिस कारण से अब बोर को आना पड़ा था और अपना एक नया मॉडल देना पड़ा। ठीक है, तो ये जो है आपका इम्पॉर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा, और रदरफोर्ड वाला भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस सिद्धांत के आधार पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर दी गई थी। ठीक है, बोहर के द्वारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या, तो बिल्कुल सही व्याख्या इन्होंने कर दी थी बोहर के मॉडल ने। तो यही मॉडल 100% सही नहीं था, क्योंकि इसमें भी कुछ कमियां थी, लेकिन कई हद तक बहुत ही अच्छा मॉडल था, जिस कारण से इसको बहुत ही सही माना गया। तो अब इसमें क्या बताया गया था, देखो जिस तरीके से रदरफोर्ड ने बताया था कि कोई भी हमारा जो ये होता है परमाणु, उसमें उसका बीच का भाग होता है जहाँ पे उसके ज़्यादातर पूरा प्लस चार्ज और पूरा द्रव्यमान केंद्रित होता है। ठीक है, तो ये बात तो रदरफोर्ड ने बता दी थी, और उसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, लेकिन किन कक्षाओं में लगाते हैं ये रदरफोर्ड नहीं बता पाया था। तो बोर ने क्या करा, बोर ने अपने ही रदरफोर्ड के सिद्धांत में, ठीक है, क्या करा था इन्होंने, रदरफोर्ड के सिद्धांत में क्वांटम सिद्धांत का यूज़ करा। रदरफोर्ड का सिद्धांत था, उसमें क्या करा, क्वांटम सिद्धांत का यूज़ करा और अपना मॉडल दे दिया। ठीक है, और अपना मॉडल दे दिया जिसको हम लोग बोर का मॉडल बोलते हैं। ठीक है, अब ये सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत क्या था, ये आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी आप रदरफोर्ड ये बोर के मॉडल के लिए इतना जानो कि इसने जो बोला, बोर ने, इसने बोला कि हमें इतना तो बात पता चली है कि जो हमारे नेगेटिव चार्ज होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये प्लस चार्ज यानी कि नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं। लेकिन इन्होंने ये बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो इसके चारों तरफ चक्कर लगाएंगे, वो हर एक कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते, बल्कि किसी नियत कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जिन्हें इंग्लिश में स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट भी। और इन्होंने एक और बात बोली कि जब ये चक्कर लगाएंगे इन कक्षाओं में, तो ये अपनी किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेंगे। ठीक है, ऊर्जा का क्या करेंगे, उत्सर्जन नहीं करेंगे। ये इनका मेन पॉइंट था, जिस कारण से इनके मॉडल की थोड़ी बहुत प्रशंसा हुई, क्योंकि जो बोर का मॉडल था उसमें सब यही सवाल उठा रहे थे कि भैया इनकी ऊर्जा निकलती रहेगी और लास्ट में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इन्होंने बोला कि वो एक नियत कक्षा में चक्कर लगाएगा और अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन भी नहीं करेगा, जिस कारण से इनके मॉडल को और सही माना गया। अब इनके मॉडल की भी 3 बात थी, या पोस्टुलेट जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, हिंदी में बोले तो पॉइंट। ठीक है, मतलब क्या इन्होंने बताया था। तो सबसे पहला इनका पॉइंट था, इन्होंने बोला कि जिस तरीके से हमें साफ पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों तरफ एक वृत्ताकार मार्ग में घूम रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने सेम यही चीज़ बोली कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है, और उसे ऐसा करने के लिए जो आवश्यक कौन सा बल, अभिकेंद्र बल जो है, ठीक है, क्योंकि वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है तो उसको अभिकेंद्र बल की जरूरत पड़ेगी। तो जो अभिकेंद्र बल है वो उसको प्राप्त हो रहा होगा किससे, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच के मध्य, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के मध्य कूलाम बल से, या कहो कि विद्युत बल से, विद्युत बल से। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हो कि अभिकेंद्र बल बराबर इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के मध्य विद्युत बल। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने बोली कि आखिर जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है इसको बल कहाँ से मिल रहा है, तो बल मिल रहा है, ये माइनस का चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है, और जो हमारा नाभिक है उस पर प्लस चार्ज है क्योंकि प्रोटॉन है, तो प्लस और माइनस के बीच कूलाम बल यूज़ हो रहा होगा, या विद्युत बल, जिस कारण से वो इस इलेक्ट्रॉन को बार बार इसके चक्कर मतलब ऑर्बिट में घुमा रहा होगा। ठीक है, तो अब हमें पता है अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला होता है mv²/r। अगर हम ये मान लें कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m है, v वेग से वो गोल गोल घूम रहा है, और r उसकी त्रिज्या होगी कक्षा की, तो mv²/r ये अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला होता है। और कूलाम बल का फॉर्मूला तो सबको पता ही होगा, चलो नहीं पता, अभी बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है फॉर्मूला, क्योंकि आप 11th में हैं तो अभी आपको पता नहीं है, 1/4πε0, जो आपके आवेश हो, दोनों आवेश और उनके बीच की दूरी का गुणनफल। ठीक है, सेम टू सेम बिल्कुल कुछ इस तरीके से लग रहा है जैसे आपने वो पढ़ा था, कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल। वहाँ m1 m2 था, या आवेश q1 q2 है, और उनके बीच की दूरी, नियतांक यहाँ पे 1/4πε0। अगर आप इतना अभी नहीं जानते तो आप सीधा k भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे। ठीक है, तो मैं k लिख रहा हूँ, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच आवेश जो है वो बराबर रहता है E, तो E × E यानी कि E² अपॉन दोनों के बीच की दूरी r²।
ठीक है। तो ये इस तरीके से इन्होंने एक समीकरण दी थी। इस समीकरण का यूज़ अभी मैं आपको नहीं बता दूंगा, लेकिन आगे चल के आप इसका यूज़ करेंगे और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए जो फॉर्मूला आया था वो भी निकालेंगे। तो पहला पॉइंट तो इनका यही था। सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं। सेकंड पॉइंट पे इन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है, जैसा कि इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन हर एक कक्षाओं में घूमने रहे, ठीक है, वो केवल और केवल उन्हीं कक्षा में घूमेंगे जिनका कोणीय संवेग, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिनका कोणीय संवेग क्या हो, जिनका कोणीय संवेग ये हो NH/2π हो, NH/2π हो। NH/2π का मतलब यहाँ पे n जो है वो कोई भी संख्या हो सकती है, 1 से लेके 2 3 4 डैश डैश डैश, ठीक है। मतलब जिन कक्षाओं का कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है MVR, वो इस रूप में हो जाएगा NH/2π का, या तो NH/2π होगा अगर n की जगह 1 रख दूंगा, या इसका पूर्ण गुणज 2 3 4 इस तरीके से। तो उन्हीं कक्षाओं में घूमेंगे इलेक्ट्रॉन। तो ये पहचान बताई इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन हर एक कक्षा में नहीं घूमेंगे, बल्कि आप इस समीकरण का यूज़ करो और देखो कि क्या इस समीकरण का पालन हो रहा है, और अगर होगा तो उन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। तो ये मेन इन्होंने पार्ट बताई थी अपने दूसरे पॉइंट में। तीसरा इनका पॉइंट था मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इन्होंने बोला जब तक इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में, ठीक है, जब तक इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में गोल गोल घूम रहा है, तो ऐसा करते समय वो अपनी ऊर्जा का ह्रास नहीं करता, ऊर्जा का ह्रास नहीं करता, ठीक है। ये मेन बात इन्होंने बोली थी, करता मतलब जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में बार बार घूमेगा तो उसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा का कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा का परिवर्तन जब होता है जब मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ था नीची कक्षा में और अब वो कुछ टाइम बाद ऊंची कक्षा में पहुँच गया, तो जब वो ऐसा करेगा तब ही ऊर्जा का ह्रास होगा या ऊर्जा को अवशोषित करेगा, ठीक है। यानी कि इन्होंने बोला कि वृत्ताकार मार्ग में गोल गोल चक्कर लगाते टाइम पे तो ऊर्जा नहीं निकलेगी, लेकिन जब कोई इलेक्ट्रॉन नीची कक्षा से ऊपर कक्षा में जाएगा या ऊंचे से नीची कक्षा में आएगा तो उसकी ऊर्जा का उत्सर्जन या क्या होगा, ग्रहण करेगा, मतलब अधिशोषण करेगा, वो उसका अवशोषण करेगा ऊर्जा का। तो ये 3 मेन पॉइंट थे इनके, ठीक है। इससे इन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करी। अभी उसका फॉर्मूला क्या आया था वो आपके सिलेबस के अंदर अभी केमिस्ट्री में नहीं है, तो इस कारण से मैं नहीं बता रहा, नहीं तो सॉल्व इन्हीं चीज़ों से होगा। ये समीकरण यहाँ पे मैंने आपको 1 दिखाई और ये समीकरण 2 बना ली थी, तो इनको सॉल्व करके इसको आगे हम पूरा सॉल्व करेंगे, बड़ी चीज़ है। तो ये मेन थे बोर के परमाणु मॉडल के 3 टॉपिक। अब इसकी कुछ कमियां भी थी, तो अब कमियों पे बात करते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट सबसे पहली कमी वही थी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बोर ने ये मान लिया कि, मैं लिख देता हूँ, बोर के अनुसार या बोर ने जो माना, ठीक है, उसके अनुसार हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम केवल एक लाइन से बना हुआ था, केवल एक लाइन से। मतलब इन्होंने भी यही माना कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम केवल एक लाइन से बना हुआ है, ठीक है। यानी कि अगर स्पेक्ट्रम को हम देखें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें एक लाइन नज़र आएगी। लेकिन जब थोड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ तो पता चला कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एक लाइन नहीं है, बहुत सारी लाइन है इस तरीके से। और इन लाइनों को भी और थोड़ा जूम करके देखें तो ये लाइनें भी कई छोटी छोटी लाइनों से मिलकर बनी हुई इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहली कमी तो ये थी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या तो इन्होंने सही से कर दी, लेकिन बिल्कुल सटीकता से नहीं बता पा रहे थे कि असल में क्या चीज़ है। एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर पा रहे थे बस। तो ये सबसे पहली कमी थी इनकी। सेकंड कमी अब हम देखते हैं। दूसरी जो इनकी कमी थी वो मैं आपको इधर बता देता हूँ, ठीक है। देखो दूसरी कमी जो इनकी ये थी वो ये थी कि मान लो अब बहुत सारी लाइनें आ रही थी, मान लो एक ये लाइन थोड़ी डार्क आई, एक ये बहुत ही हल्की, दूसरी कुछ ज़्यादा ही डार्क, ठीक है। तो हुआ क्या कि आप देख रहे हो कि इनकी इंटेंसिटी में यानी कि इनकी तीव्रताओं में अंतर नज़र आ रहा है। एक तो कुछ ज़्यादा ही डार्क है, एक बिल्कुल हल्की, और एक तो बहुत ही हल्की बना दी मैंने, लो। तो आखिरकार इनकी तीव्रताओं में अंतर क्यों था, इनकी तीव्रता में अंतर क्यों था, तो ये इस अंतर को, या आप कहो कि इसमें जो वेरिएशन हो रहा है इनकी तीव्रताओं में, उस वेरिएशन को नहीं बता पाए, ठीक है। जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो हमें रेखाएं मिल रही थी उसकी तीव्रता में इतना ज़्यादा वेरिएशन क्यों था, इसकी व्याख्या भी करने में ये असमर्थ है, जिस कारण से ये कमी में आ गया इनकी। अब हम बढ़ते हैं तीसरी कमी की ओर। तीसरी जो इनकी कमी थी वो थी, ये जो है ये नहीं बता पा रहे थे, केवल यहाँ आप कहो कि सिर्फ और सिर्फ ये हाइड्रोजन जैसे परमाणु की व्याख्या कर पा रहे थे, हाइड्रोजन जैसे परमाणु की या आयन की व्याख्या कर पा रहे थे बस। मतलब जिनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन था, केवल एक इलेक्ट्रॉन था, ध्यान रखना,
ठीक है। ये उन परमाणुओं की व्याख्या कर पा रहे थे, उससे ज़्यादा परमाणुओं की व्याख्या ये नहीं कर पा रहे थे, जो कि एक बहुत बड़ी कमी थी। आप केवल एक ही परमाणु की व्याख्या करेंगे तो बाकी और तत्व की व्याख्या करने में असमर्थ होंगे, उनके स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में, तो ये तो फिर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात थी। तो ये तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट कमी थी। चौथी कमी थी, ये एक जीमान इफेक्ट होता है, जीमान प्रभाव। ये अभी आपके सिलेबस से थोड़ा बाहर की चीज़ है, जीमान प्रभाव। तो अभी आपको इसके बारे में थोड़ा नॉलेज नहीं होगी, लेकिन आप अभी इसको थोड़ा याद ही कर लीजिए। तो अगर आप आगे चाहेंगे तो मैं इसके ऊपर बना दूंगा वीडियो, लेकिन अभी आपके सिलेबस की ये चीज़ नहीं है, ये आप बाद में पढ़ेंगे बीएससी लेवल पे। तो जीमान प्रभाव और एक स्टार्क प्रभाव होता है, स्टार्क प्रभाव, इसकी व्याख्या भी नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। और नंबर 5 सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में किस तरीके से होंगे। अब इन्होंने इतना तो बता दिया कि हाँ भाई एक नियत कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, कि किस तरीके से उसका जो हम बोलते हैं ना अपने हिंदी लैंग्वेज में, विन्यास क्या होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो उसकी व्याख्या भी इनके द्वारा नहीं करी गई। तो ये इनकी 5 मेन कमियाँ थी और इनका एक पूरा मॉडल था ये। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और पुरानी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, उन्हें भी जाके देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।